नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे मोक्षदानी सतपुरियों में शुमार उज्जैन में हुए श्री महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच महसूस की गई एकदम नई केमिस्ट्री की। जी हां, जिस तरह लोकार्पण समारोह में शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी के गाइड बने और मंच से मोदी ने जिस तरह से सीएम की तारीफ की, उसे सियासत के नई समीकरणों की गूंज महसूस होने लगी है। यह पहला मौका है जब पीएम और सीएम के किसी साझा कार्यक्रम में कांग्रेस को नई टिप्पणी करने का मौका नहीं मिला। भाजपा के अंदर खाने में भी इस नई केमिस्ट्री की चर्चा सुनाई दे रही है। इस देवादिदेव महाकाल के दर पर शिवराज की सियासी सफलता माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की बॉन्डिंग 2023 तक नजर आएगी। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता जी पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का पैनल में। सबसे शुरुआत करते हैं नेहा जी आपसे। क्या माना जाए, 3 हफ्ते में 2 बार पीएम का मध्य प्रदेश दौरा और जिस तरह से उन्होंने यहां समय दिया है और अब अमित शाह भी आने वाले हैं, तो लगता है मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं की नजर है या केमिस्ट्री अच्छी हुई है? नहीं, देखिए अमित जी, जिस महाकाल लोक की आप चर्चा कर रहे हैं और जिसको लेकर फिर केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में जो है वो डबल इंजन की सरकार है। और आप देखिए कि जो योजनाएं तय होती हैं केंद्र में या राज्य में, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनता है देश भर में जो उसको लागू करता है। अगर आप नल के माध्यम से जल को देखेंगे तो जैसे ही मोदी जी ने इसकी बात करी तो मध्य प्रदेश में तेजी से जो है इसका काम पूर्ण किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई तो एक 2003 का भी समय था जहां 1000 पर 913 बच्चियां हुआ करती थी, आज वो 1000 पे 956 बच्चियां हो गई हैं। उसी प्रकार से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आज विश्व का या देश का हम कहें जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है रानी कमलापति, ये हमारे सामने है। अगर मध्य प्रदेश की फिर से आप चर्चा करेंगे तो आपको वो गौरव दिवस याद आएगा जहां पर जिसको आज पूरे देश भर के अंदर मनाया जाने लग गया है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। चाहे रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, आज उनको स्मरण करने के लिए कांग्रेस भी मजबूर हो गई है। और जहां तक महाकाल लोक की बात है तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश ने पूर्ण करके दिखाया है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार थे, जनसंघ के समय से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी इस परिकल्पना को लेकर निकली थी कि संस्कार, संस्कृति और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको किस तरीके से दिव्य और भव्य रूप दिया जा सके। तो करतार कॉरिडोर आज प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया है, जो 75 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। उसके बाद आप देखिए बाबा केदारनाथ धाम आज देश को समर्पित है। उसी तरीके से आप देखिए बाबा विश्वनाथ धाम तो हमारे सामने है, और अब बाबा महाकाल लोक। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से काम होते हैं, टाइम बॉन्ड होते हैं, टाइम बॉन्ड के साथ साथ में जिस तरीके का क्वालिटी वर्क और जनता की जो अपेक्षा है वो निरंतर पूर्ण होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। आप दोनों तरफ देखेंगे तो आपको काम जो है उसी स्पीड से और डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ दिखेगा। आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी योजनाएं गिनाई, लेकिन मुद्दा जो है कि क्या किस तरह की बॉन्डिंग जो इस बार देखने मिली। इसके पहले जब मोदी जी आते थे तो ये कहा जाता था, कांग्रेस भी बोलती थी कि भाई वो मिले नहीं, देखा नहीं, वो इस तरफ थे, उस तरफ थे, पीछे थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आती थी। अपराजिता हमारे साथ हैं। मैडम, आपको आवाज आ रही है? अपराजिता जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। साइनी जी, ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि ये जो लगातार 3 हफ्ते में 2 बार पीएम का आना, और खासतौर से महाकाल लोक की बात करें तो उन्होंने काफी वक्त बिताया, और शिवराज जी के साथ जिस तरह से वो उनका जेस्चर था, या उससे क्या मायने समझ में आते हैं? क्या लगता है कि 2023 तक कोई ऐसा बदलाव के संकेत अब नहीं दिखते हैं? क्योंकि लगता है हर 2-3 महीने में ऐसा लगता है कि अब कोई नया चेहरा आने वाला है, बीजेपी बदलने वाली है। अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए कि पीएम का जो मध्य प्रदेश दौरा है, और अमित जी भी इसके बीच में आए थे। अगर आपको ध्यान होगा, पिछले बार अमित जी आए थे, और नेहा जी ने बोला तो अमित जी ने भी उनके मन से तारीफ करी शिवराज जी की। उन्होंने उनको कहा कि सिमी को जड़ से ख़त्म कर दिया, मध्य प्रदेश की धरती से हटा दिया, नक्सलाइट्स को ख़त्म कर दिया शिवराज ने जो किया है।
और निश्चित तौर पे शिवराज एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता हैं, और वो आप देखिए कि जो ये चुनाव जीता है तो बीजेपी तो जीत नहीं पाई थी, शिवराज के चेहरे पे वोट नहीं मिला था ये सरकार बन जाए जी। सरकार जो बनी है वो सिंधिया जी के तोड़ के ले जाने से सरकार बनी है। तो जो गुट है, गुटबाजी है बीजेपी के अंदर, वो सिर्फ इससे के सार्वजनिक मंच पे सब एक साथ दिखे हैं और उनके प्रशंसा किया है, इससे मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कयास खत्म हो जाती कि राजनीतिक मंच पे सब चीज़ें शांत है। आप देखिए गुटबाजी मतलब आपके नरेंद्र सिंह तोमर का गुट है, सिंधिया जी का अलग गुट है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कैलाश विजय काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अभी आपने कुछ दिनों में देखा सिंधिया जी ने जब कैलाश जी से मिले तब काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया जी कैलाश विजयवर्गीय जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी थे, घोर विरोधी थे, तो वो अब साथ में मिल रहे हैं, तो कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सार्वजनिक मंच से एक साथ दिखना नेताओं का और इस तरह की कुछ गेस्टर दिखाने से हम इस नतीजे पे पहुंच जाएं कि शिवराज जी के लिए सब कुछ बहुत स्मूथ है। ये बस सच है कि शिवराज जी ने अभी पिछला जो नगर निकाय चुनाव में जो बीजेपी को हार हुई है और कई बड़े कद्दार जो मिनिस्टर्स हैं जिनके क्षेत्र से हार हुई है, 6-7 सीटें नगर निकाय के जो हारे हैं, उसके बाद काफ़ी इसके आकलन हुआ है और हाईकमान ने इसके रिपोर्ट लिया है, हर क्षेत्र में हर जिले में ने रिपोर्ट लिया है कि क्यों क्या वजह है हारने की। उसके बाद शिवराज जी काफ़ी इसका संज्ञान लिया है इनने, और आपने देखा होगा कि ताबड़तोड़ उससे काम किया है, माफियों पे एक्शन लिया है, कई अफसरों को हटाया है और हाईकमान तक ये मैसेज जाने की कोशिश की है बिल्कुल की मतलब। जी आपने सही कहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी और पर्दे के सामने जो दिखता है बहुत कुछ अंतर होता है, लेकिन जो केमिस्ट्री और कयास लगाए जा रहे हैं और अभी फिलहाल जो इस बार हुआ है, कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा कोई बड़ा आरोप या हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि उनकी पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बात जब आती है तो कांग्रेस इस पर आरोप लगाती है। अब पराजिति जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ये बताएं कि इस बार जो आपने देखा, लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? वैसे तो आपके नेताओं ने कहा है कोई नृप होए हमें का हानि, लेकिन फिर भी आपका जो विपक्षी आपको जिनसे मुकाबला करना है उनके नेता तो सर्वमान्य नेता भी शिवराज जी हैं। देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत गुटबाजी है जी। सामने जो दिखाया जाता है और अंदर जो होता है उसकी किसी को खबर नहीं है। बटी हुई है आज भारतीय जनता पार्टी, शिवराज गुट, नाराज गुट और महाराज गुट, ये सब जानते हैं। और नेहा जी यहाँ पर कुछ बातें कर रही थी, तो मैं आपको एक चीज साफ साफ तौर पे बता दूं, एक डूबते हुए प्रदेश की आज हम पर सब पर जिम्मेदारी है। हर मध्य प्रदेश के वासी पर आज कर्ज चढ़ा हुआ है, तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट करने से कुछ होता नहीं है। जहां तक हम महाकाल मंदिर की बात करें, उसका डेवलपमेंट, उसका कॉन्सेप्ट, उसका ब्यूटिफिकेशन कमलनाथ जी की सरकार ने और उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ने 2019 में वो प्लान पास किया था। 356 करोड़ राशि आवंटित की थी किसने? कमलनाथ जी की सरकार ने। 1000 करोड़ राशि राम वन गमन पथ के लिए आवंटित की कमलनाथ जी की सरकार ने। तो मुझे बहुत खुशी होती जब शिवराज सिंह चौहान जी गए थे उज्जैन, तो वो ये जरूर विनम्रता से स्वीकार करते और इसका श्रेय कमलनाथ जी को देते। चलिए, मैं मानती हूं कोई भी कार्य उनका शिलान्यास किया हुआ नहीं है, पर वाहवाही लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। नेहा जी कुछ आंकड़ों की बात कर रही थी जी। अगर मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ बड़ी विनम्रता से। महाकाल मंदिर का पूरा इवेंट मैनेजमेंट आपने किया, काफी बातें की। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती तो क्या 2003 से 2018 तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, सडनली आज बात करने लगे क्योंकि कमलनाथ जी का कट कॉपी पेस्ट करके उनका डेवलपमेंट, उनके प्लान की बात किया। चलिए जवाब लेते हैं। आंकड़ों की बात करते हैं ना, महिलाओं की आज महिला अत्याचार में हमारा प्रदेश नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, चयनित शिक्षकों को नौकरियां नहीं मिलती, जब बेरोजगार युवा सड़कों पे अपनी बात रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जाती। चलिए जवाब लेते हैं। ठीक है, श्रेय जो है शिवराज जी को श्रेय मिल गया है महाकाल कॉरिडोर का। तो इसका ये बताएं कि जो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता,
क्या इसका जवाब है आपके पास? अमित जी देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं बता पाई कि 75 साल आजादी के होने के बाद नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में आए तो करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, उसका रास्ता खोला गया, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। उसी प्रकार से मैंने आपको चारों धाम बता दिए, कांग्रेस पार्टी कहां थी पता नहीं। अपराजिता जी प्लीज डिबेट डिस्टर्ब ना करें, आप विद्वान प्रवक्ता है, शांति से सुनिए, अपनी टर्म में बोलिएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस कौन है। मैं आपको थोड़ा सा मैं ज्ञान बढ़ाना चाहती हूँ। आप अमित जी ये देखिए, ज्ञानी पार्टी है, क्या ज्ञान बढ़ाएंगे? अमित जी देखिए, आज विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में। मॉडर्न मंदिर कहां पर है विश्व का? न्यू जर्सी में। हमारे देश में क्यों नहीं है, जबकि हमारे संस्कार, संस्कृति और परंपरा है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाई। आप 2018 का चुनाव देखिए, कमलनाथ जी बंद कमरे में बैठे थे, 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिए तो कांग्रेस हार जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी। आप याद करिए कि प्रधानमंत्री नेहरू ने जब सऊदी के राजा आए काशी में तो वहां पर सारे मंदिर ढकवाने का काम कर दिया, मूर्ति ढकवाने का काम कर दिया, क्योंकि अपनी धर्म संस्कृति पे उन्हें शर्म आती थी। आप याद करिए, सोमनाथ में जब राजेंद्र प्रसाद गए थे तो लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री नेहरू ने बंद करवा दिया था। इंदिरा गांधी ने गौ सेवकों की हत्या करवाई। उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी कहती रही राम का तो अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर कहते रहे हिंदुओं से ज्यादा खतरा है, टेररिज्म से इतना खतरा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि हम अपने अध्यात्म का जो है पुनर्जीवन इस तरीके से कर पा रहे हैं कि आज देश नहीं विश्व जो गौरवान्वित महसूस करता है हिंदू धर्म से, उसको यहाँ पर आज दर्शन करने का मौका मिल रहा है, भव्य दिव्य स्वरूप देखने का काम मिल रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने गुटबाजी की कही, उस पर मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। कल कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से कहा हाथ पैर जोड़ो सबके, जाके 11 महीने बचे हुए हैं, पैरों में गिर जाओ। और इनके जो होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहने लगे कि भैया ईद पे बचे तो मुहर्रम पर नाचेंगे, तो ईद पर भी हलाल होने वाले, और मुहर्रम जो मातम का दिवस है उस पे ये नाचने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं, और ये गुटबाजी कांग्रेस की खुद कमलनाथ जी ने कल स्वीकार करी। जी नेहा जी आपने अपनी बात रखी है। आप रजत जी, आपसे हम बात करते हैं, उससे पहले मैं शानी जी से पूछते हैं कि गुटबाजी जिस तरह का ये मुद्दे में ये बात आई है कि दोनों पार्टियों में गुटबाजी है, जैसे कांग्रेस में पहले आरोप लगाते थे बीजेपी के लोग, अब कांग्रेस के लोगों का कहना है कि भाई बीजेपी में गुटबाजी है, तो क्या इस तरह की गुटबाजी से क्या 2023 के उसमें असर पड़ने वाला है? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से नेता जो है पूरा गुट का गुट यहां चला गया, तो थोड़ा तो कम हुआ होगा वहां पे कांग्रेस में। तो अभी कांग्रेस में तो गुटबाजी हमेशा रही, और मेरे ख्याल से एक जो मेन कारण है कांग्रेस का चुनाव जो हार जाते हैं, आपने देखा होगा कई चुनाव जो हारे हैं पिछला, तो उसमें एक मेन वजह गुटबाजी ही रही है। लेकिन जो कांग्रेस के इतने सारे, अभी जैसे सिंधिया के पूरा जो एक टीम है यहाँ आने से सरकार बदल गई वहाँ से। पर मैं नेहा जी से एक चीज़ जानना चाहूँगी कि ये जो आप रिलीजियस फ्रंट पे पूरा इलेक्शन क्या उसी पे चुनाव लड़ेंगे कि डेवलपमेंट पे लड़ेंगे? आप देखिए जहाँ पे भी आप लोग बात करते हैं रिलीजियस इशू को, धर्म को ले आते हैं, और लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं। जवाब देना चाहूँगी जी। अमित जी देखिए, एक मिनट आप रजती से बात करते हैं। जी मैम बताएं। देखिए अमित जी, मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व की बात हो गई, पर मध्य प्रदेश की बात नहीं हुई, कालम डैम की बात नहीं हुई, नरसिंह घोटाले की बात नहीं हुई, और महाकाल का जो कॉन्सेप्ट है वो जो कमलनाथ जी ने दिया था उस पे भी नेहा जी ने विनम्रता से कमलनाथ दिया था। वो साधु संत जिन्होंने कुंभ में इस बात को, इस विचार को रखा था, उन साधु संतों को भी नकार देंगे। कमलनाथ जी की परिकल्पना थी सारी की सारी। आप उस पार्टी से बिलोंग करती हैं, आप क्या इस बात से इनकार कर रही हैं कि जो महाकुंभ हुआ था 2016 में, उसमें जो साधु संतों ने सुझाव दिया था उसको भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने डीपीआर बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया? आप क्या साधु संतों की बात को नकार रही हैं? आप क्या ये कह रही हैं कि साधु संत झूठ कह रहे हैं कि उनका सुझाव था? आप क्या ये कह रही हैं कि साधु संत झूठ कह रहे हैं कि उनका सुझाव था जो 2016 के महाकुंभ में उन्होंने दिया था?
अपराजिता जी कम से कम अध्यात्म में, ईश्वर में, बाबा महाकाल में तीनों लोगों के जो स्वामी है उनके विषय में कम से कम झूठ ना बोलिए, वरना कांग्रेस पार्टी का छाया हो रहा है। बस नेहा जी एक मिनट सवाल नेहा जी से है। नेहा जी एक मिनट एक सवाल जी, जो हमारे जो चर्चा की बात थी वो ये थी कि भाई जिस तरह से मोदी और शिवराज जी की केमिस्ट्री यहां पर समझ में आई है, क्या लगता है 2023 में क्या चेहरा यही होने वाला है? नेहा जी देखिए अमित जी, जो शाइनी जी कह रही थी, मैं पहले उसको थोड़ा सा बता दूं जी। मैंने अपनी बात की शुरुआत कहां से की थी कि आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति यहां पर बनकर तैयार है। ये होता है डेवलपमेंट का एजेंडा। मैंने कहां पर बात की थी कि बच्चियों का जो सेक्स रेशियो है वो कहां पहुंच गया है। ये होता है सामाजिक न्याय का मुद्दा। अब ये कांग्रेस पार्टी जो अतिथि शिक्षकों की बात कर रही थी, तो ये तो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ कि महिला शिक्षक जो है अपना सिर मुंडवा कर बैठ गए उस 15 महीने की सरकार में। तो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र किसानों को ठगने का काम, युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, शिक्षक जो है वो मुंडन कराकर बैठ गए। तो कौन सा ऐसा वर्ग बचा? भारतीय जनता पार्टी ने तो डेवलपमेंट के काम किए। जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नई शिक्षा नीति, आप ये देखिए कि ऐतिहासिक कदम वापस से भारतीय जनता पार्टी सरकार उठा रही है। और देश में पहली बार जो चिकित्सा की पढ़ाई है वो हिंदी के माध्यम से। नेहा जी अपराजिता मुद्दे पे लौटना चाहते हैं, वोट बटोरने के लिए। जी शाइनी जी बताएं, आप कुछ कहना चाह रही थी? तो विश्वास पहले मध्य प्रदेश की जी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हमें धर्म को और राजनीति को अलग रखना है। इसलिए मैंने डेवलपमेंट के एजेंडे पे बात की। पर आपके नेता जब मंदिर के अंदर जाके सैंक्टम सेंटोरियम में जाके पूजा करते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसका वीडियो प्रसारण करते हैं, तो क्या ये धर्म को राजनीति के अंदर लाना नहीं हुआ? और कहीं ना कहीं आप मतलब एक जो है सभी धर्म को एक जैसे ही देखने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये भारतीय जनता पार्टी का मूल नारा है, कांग्रेस पार्टी की थोड़ी ना कि बंद कमरे में 90% मुसलमान वोट दे दें तो हमारी विजय होगी, वरना कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के एजेंडे पर कार्य करती है और इसीलिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार कोई योजना बनाती है, तत्काल लागू करने वाला कोई प्रदेश होता है तो वो मध्य प्रदेश होता है। और शिक्षा नीति में आप देखिए सबसे पहला राज्य बनने जा रहा है जो चिकित्सा की पढ़ाई जो है हिंदी के माध्यम में कराएगा, हमारी माँ बोली में कराएगा। अब मुझे बताइए ये डेवलपमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं? आप मुझे बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में है, भोपाल के शाइनी जी आप कुछ कहना चाह रही है इस पूरे मामले में, जिस तरह से धर्म को लेकर, धर्म और मुद्दों को लेकर जो बातचीत हो रही है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप राजस्थान और मध्य प्रदेश का आंकड़ा देख लीजिए, बेरोजगारी का क्या आंकड़ा है, आप देख लीजिए एक बार। नेहा जी एक मिनट वापस लौटते हैं चर्चा पे। भोपाल के रोड देख लीजिए, ये कैपिटल है मध्य प्रदेश का, लेकिन सारे रोड्स की हालत इतनी खराब हो रही है, सब जगह गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट तो दिख रहा है ना सबको। नहीं शाइनी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पर गड्ढे हो, पर ये कंटिन्यूटी डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो कंटिन्यूटी में चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप देखिए कि हमने तो वो सड़कें देखी है मध्य प्रदेश में जो ढूंढने से नहीं मिलती थी 2003 में। आज भोपाल से आप इंदौर की कनेक्टिविटी देख लीजिए। चलिए भोपाल से जबलपुर, सीधा सवाल शाइनी जी ये है, क्या लगता है भोपाल से छिंदवाड़ा देख लीजिए जो कमलनाथ जी का गृह क्षेत्र है, शानदार रोड है। इसी प्रकार से आप भोपाल से शिवपुरी देख लीजिए, बहुत ही अच्छी। नेहा जी हम लोग लगता मुद्दे से हमारा आज का जिस पे हमें बातचीत करनी थी, जिस तरह की केमिस्ट्री है जो हर बार बोलते थे शिवराज क्या सर्वमान नेता होंगे, क्या इसी तरह बार मेरा सवाल यही है 2023 में, क्योंकि ये बोलते थे कि भाई वो केमिस्ट्री अभी बन नहीं रही है, लेकिन इस बार से ऐसे दिखी है, तो लगता है कि मैसेज चला गया है कार्यकर्ताओं तक। देखिए अमित जी, आप पत्रकार हैं, पूर्व में मैं भी रही हूँ, कयास लगाना मीडिया का काम है जी। पर जिस केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हो उस केमिस्ट्री के मैंने दसियों उदाहरण आपको दे दिए। और आज से नहीं, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की केमिस्ट्री उसी प्रकार की है। इसीलिए मध्य प्रदेश परफॉर्मेंस के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर सभी राज्यों में नंबर 1 पर हमेशा स्टैंड होता है। और अब आप इसमें लगातार आप कौन सी योजना की बात करेंगे, आप ये देखिए प्रधानमंत्री
आवास योजना, जिसमें कांग्रेस पार्टी कहती थी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, कहां से राजीव ग्रांट का पैसा मिलाएंगे। मध्य प्रदेश ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया। आप जनधन योजना देखिए किस तरीके से गरीबों के अकाउंट मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने खुलवाने के काम किए। आप आयुष्मान भारत देखिए, आयुष्मान भारत के केंद्र सरकार की उन योजनाओं को बता रही है जिसपे राज्य सरकार ने काम किया है। आप रजती जी, आप ये बताएं कि आखिर क्या इस मामले में क्या आपका क्या रिएक्शन है? जी, मुझे हास्यास्पद लगता है ये सब बातें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नेहा जी को असलियत पता है, वो वास्तविकता जानती है, पर पता नहीं साक्ष्य तथ्य और लॉजिक को स्वीकार क्यों नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी। क्या पीएम आवास योजना की बात करती है? वो ये जिसमें मैचिंग ग्रांट का पैसा कमलनाथ जी ने बनाने से मना कर दिया था। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना कट देना पड़ता है, कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार है, नेहा जी भी जानती, आप भी जानते, हम सब जानते हैं। केंद्र की नीतियों को यहाँ पर बताना, कितना क्रियान्वयन हुआ और कितना उससे लोगों को लाभ पहुंचा, ये बात करनी होती है। आपको मैं आंकड़े बता दूं, आंकड़े चाहती हैं हम लोग समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। सीधा एक सवाल शाइनी जी आपसे सीधा सवाल ये है, मध्य प्रदेश चरम सीमा, आपसे सीधा सवाल ये है, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश चरम सीमा पर, किसान विरोधी मध्य प्रदेश नंबर 1, क्या आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम यहाँ? एक मिनट शाइनी जी, सीधा सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ जी उनका चेहरा होंगे 2023 में, क्या इस तरह की केमिस्ट्री के बाद लगता है शिवराज जी चेहरा होंगे? क्या अभी भी संशय बरकरार लगता है? बिल्कुल संशय बरकरार है। राजनीति में इतना बहुत जल्दी ये सब कहना कि मतलब शिवराज जी चेहरा रहेंगे। आप देखिए कि शिवराज जी ने खुद कहा है कि जिस दिन मुझे चादर उठाने के लिए बोलेंगे, बिछाने के लिए बोलेंगे, मैं तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं डर तो है। और मेरी बोले संसदीय बोर्ड से शिवराज का नाम हटा दिया, तो ये क्या इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान जो है वो एक सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा। सत्यनारायण जटिया जी को उन्होंने बना दिया वहाँ पे जी। तो ये जो सारे चीजें अगर अपन आकलन करते हैं तो किसी दिन भी आप देखिए बीजेपी का जो कार्य करने का शैली है बहुत अलग है। ठीक कहा है कि जिस तरह से मोदी और शाह के फैसले जो होते हैं उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है, क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि आगे आने वाले चुनाव 2023 में चेहरा शिवराज जी होंगे। इस पर एक आपने जिस तरह संशय लगता है और हो भी सकता है कि उनके चेहरे पर चुनाव हो। तो आज के कार्यक्रम में शिरकत करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। नमस्कार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।